Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Today is 26th of May. 8th of June is not that far. और अगर NTA नेट की एग्जाम की बात की जाए 2025 तो वो भी ज्यादा दूर नहीं है. तो क्यों ना एक और वीडियो में आज PYQs and most expected questions की बात कर ली जाए. In this video, I am going to take up most expected questions and previous year questions from the unit literary criticism. Literary criticism एक difficult unit भी है, scary unit भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा scoring है क्योंकि conceptual है. There are no characters, there are no plot lines, but scientific characters. हमारे पास platinum का concept है, हमारे पास sublimity का concept है, disinterested का है, objective correlative का, and so much and so far. So literary criticism को take up करने का मेरा main aim यही है. हमारा मेन एम यही रहेगा कि इस यूनिट में हमारे स्कोर कंप्लीट आए, बिकॉज फैक्चुअल है और पीवाईक्यूज का रेपिटेशन होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है. अगर हम एचपीएससी का भी एक एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो पीवाईक्यू रेपिटेशन बहुत ज्यादा है. तो लेट अस गेट इनटू द वीडियो. हियर आई एम विद लिटरेरी क्रिटिसिज्म. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से चूज किए गए हैं, सोच करके चूज किए गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर चूज किए गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेरी यूनिट इज दिस. I will start with Aristotle. Aristotle, जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहली बात एरिस्टोटल की आती है, प्लेटो की आती है, हॉरेस की आती है, लॉन्जाइनस की आती है, क्योंकि हम ज्यादा नोन राइटर्स को पढ़ना चाहते हैं जैसे कि ड्राइडन है, सिडनी है, एलियट है, लेकिन इन राइटर्स को भी हम फॉरगो नहीं कर सकते हैं. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स. अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू इस एक डिस्क्रिप्टिव रिवीजन सीरीज भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि साथ साथ हम कोर कॉन्सेप्ट भी बात करेंगे इन राइटर्स के बारे में. सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2006 पेपर राइट फ्रॉम एरिस्टोटल. राइट फ्रॉम 2006 अप टिल 2025 एरिस्टोटल को पूछा जा रहा है इन वन वे और द अदर. तो लेट अस स्टार्ट विद इट. एरिस्टोटल का वर्क है द पोएटिक्स. उसमें 26 चैप्टर्स हैं जिसमें वो ट्रेजेडी की बात करते हैं, प्लॉट की बात करते हैं, मीन्स, मोड एंड मैनर ऑफ इमिटेशन की बात करते हैं, हमर्शिया की बात करते हैं, एनागोरिसिस की बात करते हैं, पेरिपेटिशिया की बात करते हैं. दीज आर सम कोर कॉन्सेप्ट्स जिनके मीनिंग हम सबको पता रहने चाहिए. तो आज एक पीवाईक्यू जब मैंने टेकअप किए तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई केम अक्रॉस एरिस्टोटल इज व्हाट डू यू मीन बाय पेरिपेटिशिया. हमर्शिया भी पता होना चाहिए, इमिटेशन भी. याद रखिएगा, एनागोरिसिस होता है रिकॉग्निशन जो हो जाना. यू सडनली रियलाइज, you suddenly recognize the person, the concept, the idea, the story that belongs to you. तो recognition, sudden awakening हो जाता है, self awakening हो सकता है. उसमें आप एक poor person से rich person बन सकते हैं, उसका recognition हो सकता है that you belong to a rich family. लेकिन peripetetia on the contrary is the reversal of fortune, जो कि बहुत ज्यादा evident है. आप अगर इन concepts को समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, पेरिपेटिशिया का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं किंग लियर के थ्रू. हाउ फ्रॉम बीइंग अ किंग ही बिकम्स a temporary man, a normal man, a jovial human being. जब वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने राइट्स को अपनी डॉटर्स में डिवाइड कर देते हैं. जो एक 100 सर्वेंट के साथ रहने वाला एक किंग लियर था, किंग था, वो क्या बन जाता है? फूल के साथ रहने लगता है, केंट के साथ रहने लगता है. एंड हाउ ही इज रोमिंग ऑन द रोड्स एंड दैट सिचुएशन इज टेरिबल. सो व्हेन देयर इज रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी में पेरिपेटिशिया देखने को तब ही मिलता है जब रिवर्सल ऑफ फॉर्चून अगर पुअर टू रिच होता है तो वो हैप्पी रिवर्सल होगा. लेकिन क्योंकि हमारे एरिस्टोटल ट्रेजेडी को सोल ऑफ प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी मानते हैं, कहानी को मानते हैं कि कहानी में हमर्शिया, एनागोरिसिस, पेरिपेटिशिया होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पेरिपेटिशिया शुड बी फ्रॉम रिच टू पुअर, क्योंकि यही हमें फीलिंग देगा कैथारसिस की, ह्यूमन जजमेंट की, ह्यूमन एरर की. हम वी आर इमिटेटिंग नोबल मैन. तो यहाँ पर जो आंसर होगा पेरिपेटिशिया का, जो आंसर होगा दैट विल बी रिवर्सल ऑफ
फॉर्चून। किंग लियर के एग्जाम्पल से मैंने पेरिपेटिशिया समझा दिया है, याद रहेगा। किंग लियर, किंग से क्या बन जाते हैं वो, तो पेरिपेटिशिया इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is फ्रॉम एरिस्टोटल। एरिस्टोटल से दोबारा क्वेश्चन आया है क्योंकि ओवर द इयर्स आप कितना पोएटिक्स को पढ़ लेंगे। 26 चैप्टर्स को आप एक मगअप भी कर लेते हैं, क्रैम भी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, बट नेट एग्जाम के जो पेपर सेटर्स हैं दे कीप ऑन हंटिंग फॉर समथिंग न्यू। तो यहाँ पर एरिस्टोटल के पोएटिक्स का एक न्यू क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं जो जून 2023 में पूछा गया है। राइट इट वेयर यू हैव रिटन अबाउट एरिस्टोटल, अबाउट पोएटिक्स, वहां पर लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। क्या पता हमें एचपीएससी अपकमिंग नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाए। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल्स पोएटिक्स इन Latin? The question is from June 2023 net। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं स्ट्रेट अवे आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि पेपर सेटर्स, एग्जामिनर्स कीप ऑन हंटिंग फॉर समथिंग न्यू फ्रॉम द ऑलरेडी नोन, ऑलरेडी एसोसिएटेड टेक्स्ट जो हमारा होता है, जो हमें बहुत अच्छे से पता होता है, कुछ ना कुछ उसमें से नया निकालते रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग। सो द राइट आंसर इज ए, कीप द पेन एंड पेपर एज आई टीच these questions, as I take up these questions। साथ के साथ राइट डाउन कर लीजिए या फिर पॉज कर लिख लीजिए। एरिस्टोटल के पोएटिक्स को लेटेन में इन्होंने ट्रांसलेट किया है, जियोर्जियो वेला। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following, now Longinus, हम ancient critics की बात कर रहे हैं, who among the following are not the genius, the genuine sources of sublime as cited by Longinus? So Longinus का एक ही बहुत ही ज्यादा important work है, that is on the sublime। on the sublime में वो sublime achieve करने के लिए, elevation achieve करने के लिए, transcend करने के लिए, एक reader को writer की तरह transcend करने के लिए, अपनी दुनिया में ले के लिए 5 सोर्सेज बताते हैं और वो 5 सोर्सेज टिप्स पर होने चाहिए बिकॉज एचपीएससी के सिलेबस में लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइन प्रिस्क्राइब किया गया है और हम नेट में भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छी ट्रीटीज है, एक मैनिफेस्टो है जहां पे वो सब्लिमिटी, एक वर्क की सब्लिमिटी को हम 5 सोर्सेज की तरह अचीव कर सकते हैं। कीप दोस 5 सोर्सेज इन योर माइंड एंड यू विल बी गुड टू गो। व्हाट आर दोस 5 सोर्सेज? फर्स्ट इज द ग्रैंडियर ऑफ थॉट, second is emotion, third is figures of speech, fourth is nobility of diction and fifth is composition। इन्हीं के अराउंड हमारा वर्क रिवॉल्व करना चाहिए। एक गुड वर्क ऑफ आर्ट में ये 5 थिंग्स अगर होती हैं तो द राइटर कैन अचीव सब्लिमिटी। जब एक वर्क, सब्लिमिटी क्या होता है? एलिवेशन। यू फील ट्रांसपोर्टेड, यू फील एलिवेटेड, यू फील लाइक यू आर वॉकिंग विद द पोएट एज ही इज वॉचिंग द सॉलिटरी रीपर। तो सेम इन्फ्लुएंस जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को पढ़ने के बाद हमारे वेरी हार्ट एंड माइंड पर होता है वो सबलाइम इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस। एंशियंट राइटर है, एपिस्टोलेटरी फॉर्म में लिखा गया है, लेटर के फॉर्म में लिखा गया है। केशियस नाम के राइटर को, पर्सन को लेटर लिखा गया था जिसमें ऑन द सबलाइम को डेडिकेट किया गया है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि लॉन्जाइनस ने साइट नहीं किए हैं? फर्स्ट, रीड विद मी, क्रिएशन ऑफ इमेजिनेटिव फीलिंग्स। क्या इमेजिनेटिव फीलिंग को हमें क्रिएट करना चाहिए? वर्ड्सवर्थ के पर्सपेक्टिव से भी देख लीजिए, नो, इट शुड कम नेचुरली। तो ये नॉट के फेवर में है कि क्रिएशन नहीं करना है जी, इट शुड कम नेचुरली। द कमांड ऑफ फुल ब्लडेड और रॉबस्ट आइडियाज तो हमारे रॉबस्ट होने ही चाहिए। फुल ब्लडेड, फुल जील आएगी, एनर्जी आएगी, वर्क लिखने की इंस्पिरेशन आएगी। यहाँ पर ओपियम के इन्फ्लुएंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नेचुरल इन्फ्लुएंस, जो हमारे नेचुरल हमारे फीचर्स होते हैं, हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स हमारे ब्रिंक पर आ जाते हैं, ब्रिम पर आ जाते हैं, दैट वी आर फोर्स्ड टू राइट पोएट्री। नेक्स्ट इज द इंस्पिरेशन ऑफ वेहेमेंट इमोशंस। इमोशंस मैंने कहा है होने चाहिए, तो ये भी नहीं है, नॉट की बात की गई है। नोबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी, नो, ये वर्ड्सवर्थ नहीं है, ये लॉन्जाइनस है। तो नोबिलिटी ऑफ डिक्शन है, तो दिस ऑल्सो स्टैंड्स रॉन्ग। द जर्नल इफेक्ट ऑफ डिग्निटी एंड एलिवेशन, ये अगर 5 सोर्सेज एक वर्क ऑफ आर्ट में होंगे तो नोबिलिटी तो होगी ही होगी, डिग्निटी
पोइट्री भी होगी, एलिवेशन भी होगा। तो ये जो टू ऑप्शंस है ए एंड डी दैट कॉरेस्पॉन्ड टू ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा राइट आंसर ये है कि लॉन्जाइनस से इन टू सोर्सेस को साइट नहीं किया है। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, that is asked in August 2016। ड्राइडन का ऐसे और ड्रामेटिक पोएसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में है। 4 कैरेक्टर्स यूजाइनस, निएंडर, क्रिटिस एंड लिसिडस, these 4 characters are sitting on a barge and they are talking to each other regarding English theater। तो जैसे कि ड्रामेटिक पोएसी की बात की गई है कि ड्रामेटिक पोएट्री क्या होती है, ड्रामा क्या होता है, उस तरीके की पोएट्री को, उस तरीके के थिएटर को रिवाइव करने की बात की गई है। तो इसका क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन याद रखिएगा कि 4 कैरेक्टर्स में से निएंडर किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे ड्राइडन को रिप्रेजेंट करता है। द फॉर्म ऑफ ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज, मैक्सिमम स्टूडेंट्स टिक करके आएंगे ऐसे कि ये एक ऐसे है, क्रिटिकल ऐसे है जो कि ड्रामेटिक पोएजी की बात करता है। बट नो, आई हैव टोल्ड दिस थिंग इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो ये एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है बिटवीन 4 कैरेक्टर्स। और वो 4 कैरेक्टर्स कौन से है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए, रिवीजन होगा हमारा भी और आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a vindication, cram this question, a vindication to the rights of women was written by Mary Wollstonecraft ने लिखा है। हम सब जानते हैं vindication to the right of women। भाई vindication to right of man किसने लिखा है, इसका आंसर मैं स्ट्रेट अवे बता देती हूँ, ये भी हमारी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ही लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में ही पूछा गया है। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट नॉट ओनली टॉक्स अबाउट द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ वुमन, शी टॉक्स अबाउट द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन ऑल्सो। कितना इंक्लूसिव फेमिनिज्म इन्होंने बना दिया है। सो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इज द राइटर ऑफ दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब लिरिकल बैलेट्स के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। एज वी ऑल नो दिस थिंग दैट लिरिकल बैलेट्स इज अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज। बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज है, अब तक नियो क्लासिकल एज थी, प्रोज एंड रीजन की एज थी, हमारे पास पीरियोडिकल जर्नल्स थे, जॉनथन स्विफ्ट थे, सैमुअल जॉनसन थे, उसके साथ हमारे एडिसन एंड स्टील थे। तो एज ऑफ प्रोज एंड रीजन से हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमारी रोमांटिक एज स्टार्ट होती है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थी। आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इससे इंस्पायर्ड थी। विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे, इन्फ्लुएंस होकर आए थे। यहाँ पर कॉमन मैन, कॉमन रीडरशिप, कॉमन लैंग्वेज की वो बात करते हैं, कॉमन फीलिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ एजुकेटेड था, हाईली रिफाइंड था, प्रोजेइक फॉर्म में था। तो पोएट्री को ये न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, जर्नलाइज करना चाहते हैं, कॉमन मैन टू कॉमन वर्नाकुलर लैंग्वेज पर लाना चाहते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ along with S.T. Coleridge came up with an idea, let's write lyrical ballads। lyrical ballads क्या, ballads they are performed in rural areas, और lyrical क्या होगा, rhyme होगा, poetic style होगा। तो ballet क्योंकि rural country side में perform किया जाता था, तो ये एक hint था कि rural life को inclusive किया जाए। तो यहाँ पर question पूछा गया है कि preface to lyrical ballad, पहले lyrical ballads work आया है 1798 में, manifesto of romantic age कहा जाता है जी। उसके बाद प्रीफेस ऐड किया गया जब विलियम वर्ड्सवर्थ को क्वेश्चन किया गया कि ये किस तरीके की राइटिंग है, व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग इट इज, हाउ यू आर राइटिंग इन कॉमन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड देयर इज नो मेट्रिकल स्टाइल, देयर इज नो राइम स्कीम एंड देयर इज नो नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। सो हाउ कम यू आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ पोएट्री, देयर इज फ्री फ्लो ऑफ वर्ड्स, फ्री spontaneous emotion recollected in tranquility, what is this? So in order to rectify that, in order to justify that, he came up with a preface, and that preface was added in the year, the question is, the preface was added June 2019, the preface was added in the year 1800। उसके बाद भी preface में additions आते रहे हैं, लेकिन हमारा जो main preface है, first preface यहाँ पर पूछा गया है, first preface कब add किया गया है, in the year 1800। lyrical ballads release कब हुआ था, in the year 1798, जिसमें 23 poems थी, out of which 4 were written by Coleridge, और 23 में से out of 23 4 were written by Coleridge, rest all were written by William Wordsworth। easy, preface हमारा जी 1800 में ऐड किया गया है। Coming up
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिरिकल बैलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एचपीएससी के स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए, इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अब क्या हुआ, जब लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस ऐड किया गया, सो कॉलरिज सॉर्ट ऑफ गॉट अवे फ्रॉम दिस आइडिया। कॉलरिज को लगने लगा कि कहीं ना कहीं पोएट्री में राइम की जरूरत, मीटर की जरूरत, फैक्ट की जरूरत होगी, क्योंकि हमें उसको अगर रिफाइन बनाना है, बहुत ही ज्यादा फॉर्मलाइज करना है, कॉमन वर्ड्स ठीक है, कॉमन कॉन्सेप्ट्स ठीक है, कॉमन आइडियाज ठीक है, बट वो पोएट्री ही क्या जो आपको थ्रिल ना दे, जो आपको फैंसी ना दे। सो एसटी कॉलरिज केम अप विद दिस आइडिया, ही डिसएग्रीड विद विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन दिस आइडिया कि कॉमन मैन, कॉमन लाइफ वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एक फॉर्मेटिंग जो है वो एक पोएम की होनी चाहिए, फॉर्मलाइजेशन एक पोएम की होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्वालिटी जो है वो लिरिकल बैलेट्स की नहीं है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ये हमें पता है कि बिल्कुल ये है मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री। यहाँ पर एचपीएससी के स्टूडेंट्स पेपर बहुत नजदीक है, ध्यान रखिए, नॉट एंड नेवर को नहीं भूलना है। हम नॉट एंड नेवर को इग्नोर कर जाते हैं, वी गेट एक्साइटेड व्हेन वी लुक एट नेम ऑफ द ऑथर इन द क्वेश्चन, नेम ऑफ द वर्क इन द क्वेश्चन। नॉट नेवर हमें दिखता ही नहीं है, हम चाहे कितना ट्राई कर ले, बिकॉज वो सिनेरियो ऐसा होता है एग्जाम का, हमारे ऊपर मेंटल स्ट्रेस होता है। तो प्लीज अपने अटेंटिव रखिएगा, अपने माइंड को, अपनी आईज को। नॉट नेवर से सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो नॉट नेवर यहाँ पर नॉट दिया गया है। लिरिकल बैलेट्स की कौन सी क्वालिटी जो है वो लिरिकल बैलेट की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिरिकल बैलेट्स? इट इज अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री, ट्रू, सोचने की भी जरूरत नहीं है। इट टर्न्स इंग्लिश पोएट्री अवे फ्रॉम द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल sophistication of the 17th and 18th century। अब 17 18 सेंचुरी में हमने क्या देखा है? एज ऑफ प्रोज एंड रीजन देखा है, हमने यहाँ पर फॉर्मलिज्म देखा है, लिटरेचर के फॉर्म पर स्ट्रेस देखा है, हमने उसके साथ साथ देखा है एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, पीरियोडिकल जर्नल्स, कमिंग अप ऑफ इंग्लिश नॉवल। सो यहाँ पर हमने मॉक एपिक देखा है, मॉक सटायर देखा है। तो इंग्लिश पोएट्री को 17th 18th सेंचुरी की जो प्रेवलेंट चीजें थी उनसे अलग लेकर जाता है, बिल्कुल अलग लेकर जाता है। नेक्स्ट इन इट टेक्स पोएट्री आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ, मैंने क्या कहा, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन से, इंटेलेक्ट से लेकर के जाता है बाउंटीज ऑफ, ब्यूटीज ऑफ नेचर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा नॉट वाला ऑप्शन है क्या? इट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। लिरिकल बैलेड्स में भाई साहब विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं पर्टिकुलर थे, कॉलरिज पर्टिकुलर थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नॉट पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ कॉमन folk, कॉमन पीपल, कॉमन लैंग्वेज। जहां पर भी वर्ड कॉमन आ जाए समझिए आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ है। So coming over to the next question, I hope you are liking the questions, you are able to understand। मैं साथ साथ डिस्क्राइब इसीलिए कर रही हूँ कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है, किस लिए है, what is the concept, what is the reason behind it। तो I hope you are liking the video। If you are liking the video, please hit like button, please subscribe to the channel and spread the word। It's my humble request, let us all study together, क्योंकि that's a common marathon that we are running and we will run for the NET exam and for the upcoming PSCs। So who said there can be and there ought to be the difference between language of prose and metrical composition? विलियम वर्ड्सवर्थ ने each and every writing को एक ही लेवल पर ला दिया था, that is common level। लेकिन हमारे एसटी कॉलेज ने कहा है कि there ought to be भाई some difference between prose and poetry, some difference between the poetry itself। formalism, fancy की बात करते हैं, हमने क्रिस्टाबेल पढ़ी है, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़ी है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ तो नहीं लिख सकते हैं। तो दिस वे ही डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द आइडियल्स प्रोपाउंडेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो आंसर इज एसटी कॉलरिज, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ तो हमारे फॉर्म, स्ट्रक्चर, मीटर की बात ही नहीं करते हैं। तो एसटी कॉलरिज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, फिर से कॉलरिज पर क्वेश्चन आ रहा है। आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि मैंने एचपीएससी के सिलेबस को स्ट्रेट उठाया है और मेजर क्वेश्चंस को पुट किया है, आस्क कर रही हूं, डिस्क्राइब कर रही हूं। तो ये रिवीजन सीरीज भी हमारी चल रही है। द क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंस, क्योंकि बेटा ईयर बाय ईयर
पेपर का लेवल, एग्जामिनर का लेवल, चीजों को स्क्राउज करने का, सर्च करने का कि किस चीज पर क्वेश्चन पूछा जाए, डे बाय डे डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हर एग्जाम मेजरली पीवाईक्यू का रेपिटेशन नहीं होता है, समथिंग न्यू हैज टू बी आस्क्ड। जैसे लास्ट नेट एग्जाम में ब्लू ह्यूमैनिटीज आज तक किसी ने नहीं सुना था, बात की गई है। तो डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, स्क्रूज किया जा रहा है। बेस एरिस्टोटल को लैटिन में अगर किसी ने ट्रांसलेट किया तो हाउ डज इट मैटर, लेकिन पूछा जा रहा है भाई पेपर का लेवल, अपना स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। तो एचपीएससी में केवल प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी, बायोग्राफिया लिटरेरिया से बात आ चुकी है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कौन से चैप्टर में पूछा गया है? तो याद रखिएगा, जो एमए के स्टूडेंट्स है, एमए कर आए हैं, उन्हें पता होगा, जिन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर पढ़ा है, कि हमें बायोग्राफिया लिटरेरिया पूरा नहीं पढ़ाया गया, हमें सिर्फ 13 and 14 चैप्टर पढ़ाया गया, क्योंकि दैट होल्ड्स द जिस्ट ऑफ व्हाट कॉलरिज वांटेड टू से। कहने को ये एक लिटरेरी बायोग्राफी है, बायोग्राफी लिटरेरिया, बट बात यहाँ पर अपनी बात की हो रही है कि हम वर्ड्सवर्थ से कैसे डेविएट करते हैं, हम रूरल कॉमन से जाकर के विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ पर आ रहे हैं। दैट इज फैंसी, प्राइमरी सेकेंडरी फैंसी, डिसिपेशन, डिसॉल्व्स, और उसके साथ हम फाइनाइट्स पर आ रहे हैं, डेफिनेट्स पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ 13 तो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ब्लाइंड फॉर्डेडली आंसर मार्क कर दीजिए 14। सो 14 चैप्टर में हमें देखने को मिलता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all great literature is at bottom a criticism of life, just wait for a while, a criticism of life। सबको पता है, आई सीक दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ये किसने कहा है? ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मैं रिवाइज करा रही हूँ, आप रिवाइज कर रहे हैं, आई एम गेटिंग गुड व्यूज। प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज another very important question। टीएस एलियट का ऐसे है हमारा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। उसमें टीएस एलियट बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं, इंग्लिश ट्रेडिशन की बात करते हैं, मॉडर्न एज की बात करते हैं, डिसइंटरेस्टेडनेस की बात करते हैं, श्रेड ऑफ प्लैटिनम की बात करते हैं। तो प्लैटिनम पर श्रेड ऑफ द माइंड ऑफ द पोएट शुड बी लाइक श्रेड ऑफ प्लैटिनम। एक ग्रेट वर्क वो नहीं होता जिसमें कुछ न्यू दिखता है, मेक इट न्यू दिखता है, लेकिन ग्रेट वर्क वो होता है जहां पर उसके एंसेस्टर्स क्या करते हैं? अपनी इमॉर्टैलिटी को क्लेम करते हैं। आज मैं कुछ लिखना चाहूं, इफ आई स्टार्ट राइटिंग एनी पोएट्री, अगर मैं कुछ लाइन विलियम शेक्सपियर से ले रही हूं, रॉबर्ट ब्राउनिंग से ले रही हूं, व्हेन आई स्टार्टेड दिस लेक्चर सीरीज आई सेड दिस थिंग दैट लेट इट बी आवर लास्ट वन, आई वाज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। तो मैंने रॉबर्ट ब्राउनिंग को कोट किया है, बिल्कुल किया है। तो यहाँ पर हमारे टीएस एलियट यही कह रहे हैं कि ट्रेडिशन doesn't be used the term tradition in a very derogatory way। हम किसी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, it's too old, too traditional, but no, tradition की real understanding होती है that how you are keeping alive your past। Tradition doesn't mean pastness of past, but tradition means getting that past into your present and taking up it to the फ्यूचर। बड़ा मेथोडोलॉजिकल ऐसे है, इंपॉर्टेंट ऐसे है, नेट में, जेकेपीएससी में, एचपीएससी में, प्लीज इसको क्रैम करके जाइएगा। एलियट की अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एलियट का ये ऐसे बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, जहां पर हॉर्ड्स चल रहे थे, अवंट गार्ड मोमेंट, मेक इट न्यू मोमेंट, ट्रेडिशन को वैल्यू करना, ट्रेडिशन को फिर से लेकर के आना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये ऐसे कब आया है वो भी इंपॉर्टेंट है, किसमें पब्लिश किया गया है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टीएस एलियट का वर्क जो है, नॉट ओनली द बेस्ट बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ पोएट्स वर्क। हमें एक पोएट के इंडिविजुअल पार्ट्स उसके वर्क में नहीं देखने को मिलते हैं, उसके मेक इट न्यू में नहीं देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशन से वो कितना दूर जा रहा है उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि एक इंडिविजुअल नॉवेल
नॉवेल्टी पार्ट ऑफ द ऐसे हमें देखने को मिलता है, जहां पर डेड पोएट्स अपनी इमोरलिटी को क्लेम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रिवाइवल होता रहता है, जैसे कि विलियम डनबार है, हमारे जो स्कॉटिश चॉसरियंस है, दे आर नोन एज चॉसरियंस बिकॉज दे आर कीपिंग अलाइव द ट्रेडिशन ऑफ चॉसर। तो ये इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़िए। याद रखिए प्लैटिनम, शेड ऑफ प्लैटिनम का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऐसे में, कि हमारा पोएट का माइंड शुड बी लाइक द शेड ऑफ प्लैटिनम इन हुज प्रेजेंस मेनी केमिकल रिएक्शंस कैन टेक प्लेस बट प्लैटिनम पर असर नहीं होता है। लाइकवाइज इन द माइंड ऑफ द पोएट मेनी रिएक्शंस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस टू टेक प्लेस बट ही शुड नॉट गेट अवे विद दोज इमोशंस, ही शुड गेट ओवर देम। देयर शुड बी डिसइंटरेस्टेड प्रैक्टिस। वेरी वेरी लाइक इट्स अ वेरी वेरी गुड ऐसे, यू मस्ट रीड, यू शुड रीड, किसी भी पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। नाउ with that I come to the end of the पता ही नहीं चला कि questions कब over हो गए। Even I was craving when I wanted to switch over to the next slide कि और questions होने चाहिए थे। So this is the way we teach. If you like the way we teach, please hit like button and share this channel among your friends, among your colleagues, ताकि आप एक methodological way से पढ़ सके और हम साथ में तैयारी कर रहे हैं और करते रहे for the upcoming exam। दिन थोड़े रह गए हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रैटेजी की वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होप यू हैव रिवाइज्ड वेल। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कुछ टॉपिक्स तो कवर हो गए हमारे। थैंक यू।